everyone, I am Anjali Soni, your maths educator. हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करी थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम। तो आइए देखते हैं डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। तो देखिए, डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले हमारे पास एक थ्योरम और है जिसे हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, और वो जो थ्योरम नंबर है वो है थ्योरम नंबर 3.5। ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, इसका सिर्फ हमें स्टेटमेंट समझना है क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट्स हमारे क्वेश्चंस में और दूसरे थ्योरम्स को प्रूफ करने में हेल्प कर सकता है। इस वजह से डायरेक्टली इनका स्टेटमेंट हम लोग समझेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी एग्जिस्ट। यही कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड क्लोज इंटरवल ए बी में इस तरीके से है कि हमने जब उसका डेरिवेटिव फाइंड किया एफ डैश सी तो वो एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ वो डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव है। अगर एफ डैश सी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो पॉजिटिव होती है तो हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। कहाँ? उस सी पॉइंट का अगर हम एक नेबरहुड लेते हैं सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के बीच में। तो हम यही कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट के थ्रू कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी में, उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश सी हम किसी सी पॉइंट पर फाइंड करते हैं, वो अगर एग्जिस्ट करता है और वो अगर पॉजिटिव होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा में। सेकेंड रिजल्ट इसी का जो है एक और रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं। ये रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा और वो नेगेटिव होता है, यहाँ हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव, यहाँ हम कह रहे हैं कि एफ डैश सी एग्जिस्ट करने के साथ साथ अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, और मैं ये कहूंगी कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। कहाँ? सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा में। आई होप आपको थ्योरम 3.5 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव एकदम क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, दैट इज डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो आइए उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए, डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ के इज अ नंबर बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c is equal to k। देखिए, हमने कंटिन्यूटी में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, वहां हमने ये देखा था कि f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो दो वैल्यूज होती थी और हम कहते थे कि अगर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं है, f ऑफ a और f ऑफ b एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा कहते थे कि कोई k पॉइंट ऐसा होगा f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कि f ऑफ c की वैल्यू जो है वो k के इक्वल हमें प्रूफ करनी होती थी। तो इस थ्योरम में और डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स में सिर्फ डेरिवेटिव का ही फर्क है। हम देख सकते हैं कि यहाँ हम ये कह रहे हैं बस कि एफ डैश ए और एफ डैश बी अगर दो वैल्यूज है, हम सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ए पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बी पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इनके बीच में कोई के नंबर इस तरीके से होगा कि सी पॉइंट पर अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालती हूँ तो वो के नंबर के इक्वल ही होगा। तो हमें इस थ्योरम को क्या करना है? प्रूफ करना है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं या किस स्टेप्स को फॉलो करके हम इसके प्रूफ तक पहुंचेंगे? तो अभी जस्ट इस थ्योरम के पहले जो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, वो थ्योरम यहाँ 3 से 4 बार काम आने वाली है। और वो थ्योरम क्या थी, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि अगर एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव है, इट मीन्स फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश सी जो है एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं और देखते हैं कैसे पिछली थ्योरम इस थ्योरम में काम आई। अब देखिए, इसकी प्रूफ की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वहीं से हमें इसके प्रूफ की शुरुआत करनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि k जो नंबर है वो एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में है, तो हमने यही माना कि k जो है वो एफ
एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में है और इसे हमने पुट कर दिए इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्योंकि क्या प्रूफ करना है, मेरा एम, मुझे टू प्रूफ क्या करना है, मेरा एम क्या है प्रूफ करने का कि मुझे एफ डैश सी को के इक्वल बताना है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ और उस फंक्शन की हेल्प से मैं इस रिजल्ट तक पहुंचूंगी। तो मैंने क्या फंक्शन डिफाइन किया है, मैंने फंक्शन डिफाइन किया है g इसी क्लोज इंटरवल ए बी में, और वो क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस के एक्स। अब देखिए, आप सोच सकते हैं मैंने यहाँ kx क्यों लेट किया है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस फंक्शन में इसे आगे जाके डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है, एफ डैश सी को के इक्वल प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एफ डैश एक्स आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी, मुझे यहाँ क्या मिलेगा, जी डैश एक्स मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, के मिलेगा। फिर मेरा एम होगा कि मैं इस जी एक्स को, या फिर यहाँ सी पॉइंट हम लेकर आएंगे, इसे मैं 0 के इक्वल प्रूफ कर दूं। मेरा एम होगा कि मैं जी डैश सी को 0 के इक्वल प्रूफ कर दूं। जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया है कि हम इस थ्योरम में करने क्या वाले हैं, बट इसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और कुछ प्रॉपर प्रोसीजर से हमें इस थ्योरम को लिखना होगा। तो वो क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जो कि क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस के एक्स। अब हम जानते हैं कि f ऑफ x हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिफरेंशिएबल गिवन है। k ऑफ x क्या है, ऑलरेडी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। हमने ये डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा है कि कुछ फंक्शंस ऐसे जो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, उन्हीं में से ये एक फंक्शन है। तो ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी अगेन क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो मैंने अभी जो आपको समझाया उसी को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है, यही लिखा है, इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, kx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। कैसे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, हम जानते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं तो उनका अलजेब्रा भी डिफरेंशिएबल होता है। अब हमने सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी, हमने वहां यही पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा। तो उसी रिजल्ट को यूज करते हुए मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंटीन्यूअस भी होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में। और अब कंटिन्यूटी के थ्योरम को यूज करके, कौन सी थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम को यूज करके मैंने लिखा है कि अगर वो कंटीन्यूअस है तो वो अपने बाउंड्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब gx जो फंक्शन है वो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और वो अपने बाउंड्स अटेन करेगा एट सम पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ ए बी। ए बी के कुछ पॉइंट्स पर वो अपने बाउंड्स अटेन करेगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि ए पॉइंट पर वो अपना बाउंड अटेन करता है, बी पॉइंट पर अटेन करता है, या ए बी के बीच में किसी एक पॉइंट पर वो अपने बाउंड्स अटेन करता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग यही करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे कि ये जो gx हमने अभी बाउंडेड फंक्शन बताया है, ये किन दो बाउंड्स के बीच में बाउंडेड है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखिए, लास्ट स्टेप में हम लोगों ने ये फंक्शन बना दिया था g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस के एक्स, और हमने ये भी कह दिया था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है। और अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इसके बाउंड्स किस वैल्यू पर ये फंक्शन अपने बाउंड्स को अटेन करता है। तो हमें, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव के लिए ये थ्योरम पढ़नी है, इस वजह से सबसे पहला स्टेप मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। और जैसे ही मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, g डैश x इज इक्वल टू f डैश x माइनस के। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी हमें गिवन है, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन ए पॉइंट पर अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है या फिर बी पॉइंट पर अपने मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। तो मैं सबसे पहले किस पॉइंट पर चेक कर रही हूँ, ए पॉइंट पर मैं ये चेक कर रही हूँ कि फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करता है या नहीं करता है। तो क्योंकि मुझे ए पॉइंट पर चेक करना है, तो मैंने ये जो अभी मेरे पास रिजल्ट आया, इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दिया है, ए पुट कर दिया है। तो जैसे ही मैंने x की जगह a पुट किया, मुझे क्या मिला, g डैश a इज इक्वल टू f डैश a माइनस के। ठीक है, और ये जो वैल्यू है f डैश a माइनस के, ये 0 से छोटी है। क्यों है? सबसे पहली बात जो मुझे इस थ्योरम में गिवन है वो क्या थी कि k एक ऐसा नंबर है जो f डैश a और f डैश b के बीच में है। उसी रिजल्ट को यूज करके देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है कि f डैश a और f डैश b के बीच में जो है k वैल्यू है। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करती हूँ और k को अगर मैं इधर साइड लेकर आऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश a माइनस के लेस देन 0। और यहाँ से डायरेक्टली f डैश a माइनस के की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस देन 0। तो यहाँ से मुझे ये रिजल्ट मिला कि हमारे g डैश a की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। और यही
हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे, जो कि हमने इस लेक्चर की शुरुआत में पढ़ी थी। और वो ये थी कि अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो नेगेटिव होता है, तो जिस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसके नेबरहुड में वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो हमारे पास क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो आइए इधर देखिए, ए पॉइंट का मैंने क्या बना दिया है, नेबरहुड बना दिया। नेबरहुड क्या होता है, उसके आसपास का एरिया ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा तक का हमने ए का नेबरहुड बना दिया है। अब ए माइनस डेल्टा वाले टर्म्स तो हमारे इस इंटरवल में आ ही नहीं रहे हैं, इस वजह से हम इस पॉइंट्स को तो कंसीडर करने वाले है ही नहीं। हम बात करेंगे इंटरवल ए से लेकर ए प्लस डेल्टा की। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमने कहा जी डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात हमने कही कि जी डैश ए क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों रिजल्ट से थ्योरम 3.5 को यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि जी ऑफ ए जो है फंक्शन वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, किस इंटरवल में, ए से लेकर ए प्लस डेल्टा में। तो यहाँ मैंने यही बात लिखी है कि यहाँ पर एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है ए से लेकर ए प्लस डेल्टा, जहाँ जी ऑफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और अगर ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि क्या ए पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब इसकी वैल्यूज लगातार इस इंटरवल में क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ए पॉइंट पर जो भी वैल्यू होगी उससे डिक्रीज होती हुई वैल्यूज ही हमें आगे मिलने वाली है। इसका मतलब ए पॉइंट पर तो वो अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि ए पॉइंट उसका बाउंड नहीं है, किसका, जी ऑफ एक्स का। जी ऑफ एक्स जो हमने अभी फंक्शन बनाया था और हम ये चेक कर रहे थे कि वो बाउंडेड तो है, बट किस पॉइंट्स पर वो अपने बाउंड को अटेन करेगा। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ए पॉइंट पर तो वो फंक्शन बाउंडेड नहीं है। सिमिलर क्राइटेरिया हम लोग बी पॉइंट के लिए अभी करेंगे और वहां ये देखेंगे कि बी पॉइंट पर भी फंक्शन जो है अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन नहीं कर रहा है। इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ए पर भी नहीं कर रहा है, बी पर भी नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट सी होगा जहां फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू को क्या करेगा, अटेन करेगा। और फिर हम वहां से आगे के रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो आइए अब हम ये चेक करते हैं कि कैसे ये फंक्शन बी पर भी अपने मिनिमम वैल्यू को अटेन नहीं करेगा। देखिए सिमिलर पैटर्न का काम मैंने बी के लिए भी किया है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, नाउ एट पॉइंट बी। अब हम बी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन उस पर अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए अगर बी पॉइंट पर कर रहे हैं तो इसके एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, बी रख देंगे, जिस मैनर में हमने यहाँ एक्स की जगह क्या रखा था, ए पॉइंट रखा था। तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश बी इज इक्वल टू एफ डैश बी माइनस के। अब जैसे वो वैल्यू 0 से छोटी आई थी, सिमिलर पैटर्न में अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को कंसीडर करूंगी और फिर इस के को उधर भेज दूंगी, तो यहाँ से मैं ये रिजल्ट निकाल सकती हूँ कि एफ डैश बी माइनस के की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। इसका मतलब जी डैश बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी आ जाएगी। अब यहाँ जी डैश बी की वैल्यू 0 से बड़ा होने का मतलब क्या, कि वो कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो सिमिलर मैनर में जैसे मैंने यहाँ ए का नेबरहुड बनाया था, अब मैंने बी का नेबरहुड बनाया है और मैं ये कह रही हूँ कि इस नेबरहुड में जी डैश बी एग्जिस्ट भी कर रहा है और हमने देखा कि वो पॉजिटिव भी है। इसका मतलब जी ऑफ बी क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा फ्रॉम थ्योरम 3.5 जो अभी हम लोग सीख के आए हैं। और जिस तरीके से हमने इसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहा था, उसी सेम तरीके से हम इसे क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। अब क्योंकि ये वाले पॉइंट्स तो हमारे इंटरवल में नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट बी माइनस डेल्टा से बी तक का इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। और अगर इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब इसकी वैल्यू लगातार अगर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब बी पर भी वो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि लगातार डिक्रीज होती जा रही है और फिर यहाँ लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ए और बी पर तो वो अपने मिनिमम वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जहां वो फंक्शन क्या करेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो हम लेट करेंगे कि वो पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है जहां फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को क्या करता है, अटेन करता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग यही करने वाले हैं।
हम लोग ये लेट करने वाले हैं कि सी पॉइंट पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को क्या करेगा, अटेन करेगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखिए जो हमने ये इतना काम किया है कि हमने बताया ए पॉइंट पर भी फंक्शन नहीं अटेन कर रहा है, बी पर भी नहीं अटेन कर रहा है, हमने ये फाइंड कर लिया है कि सी पॉइंट पर फंक्शन जो है अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सी पॉइंट क्या है जहां फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है, वो मिनिमम वैल्यू हम कह रहे हैं कि लेट वो मिनिमम वैल्यू क्या है, स्मॉल m है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं g ऑफ c की वैल्यू क्या है, m है। अब हमने ये जो g ऑफ c की वैल्यू m निकाली है, या फिर हम ये कह दें कि हमने जो इस फंक्शन का इनफीमम निकाला है m, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी g डैश x इज इक्वल टू f डैश x माइनस k, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, जो फंक्शन हमने बनाया था और इसे डिफरेंशिएट किया था, अगर c पॉइंट पर मैं उस फंक्शन को निकालूं तो वो क्या होगा, g डैश c इज इक्वल टू f डैश c माइनस k। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि अगर मैं क्या कर दूं, g डैश c को 0 के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं मेरे रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगी, और वो रिजल्ट क्या है जो मुझे प्रूफ करना है, f डैश c को k के इक्वल प्रूफ करना है। तो जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो f डैश c k के इक्वल आ जाएगा। तो अब बस हमारा एम इतना ही है कि हमें इस g डैश c को कैसे भी 0 प्रूफ करना है, और जब भी हमें रियल एनालिसिस में किसी भी वैल्यू को 0 इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये शो कर देते हैं कि ना तो वो वैल्यू 0 से बड़ी है, ना ही वो वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब वो 0 के इक्वल है। इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 1 कंसीडर करके चल रहे हैं, जहां हम लेट करके चल रहे हैं कि g डैश c क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर g डैश c जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब g डैश c कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर अब मैं फिर से आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये रहा हमारा ए बी इंटरवल, और यहाँ कोई सी पॉइंट है जिसका जो नेबरहुड होगा वो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के बीच में होगा। और हम क्या कह रहे हैं कि जी डैश सी जो है वो पॉजिटिव है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है। इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास c माइनस डेल्टा से लेकर c तक का एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जहां ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और अभी हमने कहा था कि c पॉइंट पर फंक्शन अपना इनफीमम अटेन कर रहा है, तो ये बात कैसे पॉसिबल है कि इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। फिर तो हम ये कह ही नहीं सकते कि सी पॉइंट पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जी डैश सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है। सिमिलर मैनर में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि जी डैश सी क्या है, लेस देन 0 भी नहीं है, और फिर हम उस रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि जी डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखिए जैसे हमने केस 1 कंसीडर किया था जहां मैंने जी डैश सी को ग्रेटर देन 0 माना था, और मैंने ये बता दिया कि वो ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब केस सेकंड में हम लोग ये लेट करके चलेंगे कि जी डैश सी जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब थ्योरम 3.5 से हम क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि अभी c से लेकर c प्लस डेल्टा एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है जहां ये जो फंक्शन g ऑफ c है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया है इस इंटरवल में, तो फिर ये फिर से उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि c पर वो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। क्योंकि अगर वो c पर मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है तो यहाँ वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है, इसका मतलब तो इस किसी इंटरवल में अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। तो यहाँ से भी कॉन्ट्राडिक्शन से हम इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं कि जी डैश सी जो है वो लेस देन 0 भी नहीं है। और इन दोनों रिजल्ट से मैं ये कह सकती हूँ कि जी डैश सी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। और जैसे ही ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो मैं मेरे रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगी, जो कि क्या है कि f डैश c जो है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ओके, सो आई होप आपको डॉरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एकदम क्लियर है। जिस तरीके से मैंने आपको डॉरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ाई है डायग्राम्स के थ्रू समझाकर, और वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स थी वो हमने यहाँ 4 बार काम ली है, और हर बार मैंने आपको उस प्रॉपर्टी को रिवाइज किया है, और हर एक स्टेप को हमने बहुत ही अच्छे से लिखा है।
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इस तरीके से समझा पाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कॉलेजेस में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, पर क्योंकि मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया गया है मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया। आप देखेंगे कि आपको बुक्स में या कहीं पर भी इस तरीके से डायग्राम बनाकर थ्योरम्स को नहीं समझाया जाएगा। एक एक स्टेप, एक एक लाइन जो हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वो इसीलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि मुझे इतनी अच्छी तरीके से डायग्राम्स के थ्रू ये सारी बातें समझाई गई है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप तक भी वो बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाऊं जो मुझे मिला है। बस आपका काम इतना है कि आपको इस कंटेंट को प्रैक्टिस करनी है, बार बार थ्योरम्स को लिखना है ताकि आपको थ्योरम्स बहुत अच्छे से समझ आने लगे और आपको उनके प्रूफ्स को करने में मजा आने लगे। तो आज हमने सीखी डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अगर आज की थ्योरम को समझने में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल के रिलेटेड एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।